नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारी जिंदगी को राजनीति जितना प्रभावित करती है उससे कहीं ज्यादा अर्थव्यवस्था भी करती होगी। लेकिन जब ये संकट से गुजर रही है, मौका है ये समझने के लिए कि आखिर 3 सालों में क्या हुआ कि हम इस मोड़ पर आ पहुंचे हैं। तो राजनीति हमें हिंदू मुस्लिम टॉपिक की तरफ ले जा रही है। आज भी आप तमाम चैनलों पर देख सकते हैं कि किसी न किसी रूप में हिंदू मुस्लिम टॉपिक की चर्चा है। जरूरी नहीं है कि जो आज संकट है वो कल भी रहे, मगर जो आज है उसकी बात तो होनी चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है, बाजार और बिजनेस में गिरावट है, रोजगार के अवसर इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या इन सवालों को टालने के लिए गोदी मीडिया लगातार हिंदू मुस्लिम टॉपिक में घुसा हुआ है? जीएसटी को लेकर व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स वकीलों से जितनी बात करता हूं, उतनी बार लग रहा है कि एक पत्रकार के नाते इस समस्या के 1% हिस्से तक भी नहीं पहुंच पा रहा। जाहिर है संकट बड़ा है और आयाम भी बहुत। आज हमने राजस्थान के टैक्स कंसल्टेंट संघ के सतीश जी से बात की। उनसे जो इनपुट यानी फीडबैक मिला वो मैं यहां सूचीबद्ध करना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि जयपुर में 20 सितंबर के बाद भी पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा था, यानी 21 सितंबर को भी बुधवार के दिन पूरे दिन मैसेज आते रहे कि आप कतार में हैं। दिन बीत गया मगर कतार नहीं बीता। व्यापारियों के साथ टैक्स, वकील और सीए सभी दबाव में काम कर रहे हैं। अच्छा होता मासिक की जगह त्रैमासिक क्वार्टरली रिटर्न भरने की व्यवस्था होती। पोर्टल सिर्फ अंग्रेजी में है, इसके कारण व्यापारी न समझ पा रहे हैं न भर पा रहे हैं। गलती से बटन सबमिट हो गया तो सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कोई रकम किसी दूसरे मद में जमा हो जाए, वहां डाल दें तो उसे सुधारने का मौका नहीं मिल रहा। सरकार कहती है कि 3B फॉर्म भरने की देरी पर जुर्माना नहीं लगेगा, मगर लिया जा रहा है। एक दिन की देरी पर 200 रुपए का जुर्माना। अक्सर पोर्टल के कारण फॉर्म भरने में देरी हो रही है, तब भी जुर्माना लिया जा रहा है। यह धारणा सही नहीं है कि इस कारण से सीए और टैक्स वकील जो है वो मौज कर रहे हैं, बल्कि हकीकत यह है कि वो भी काफी तंग आ गए हैं। व्यापारियों की परेशानी तो और भी बड़ी है। बिल से धंधा करने की आदत नहीं थी और अब बिल संभालते संभालते परेशान है। जिन व्यापारियों का सेटअप बड़ा है, यानी जिनके यहाँ अकाउंटेंट वगैरह का सिस्टम है, उन्हें कम परेशानी है। लेकिन जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर या किसी भी रिटेल बिजनेस वालों के लिए जीएसटी ने सरदर्द बढ़ा दिया है। इन लोगों के पास 500,000 की संख्या में महीने में बिल जमा हो जाती है, जिसकी सूचना भरते भरते कई घंटे लग जाते हैं। पहले व्यापारी सीए को पूरे साल का 1500 रुपए देते थे, काम चला लेते थे। अब उसी सीए को पूरे साल के 20 से 25,000 रुपए का बजट बन गया है। जीएसटी ने लघु व मध्यम श्रेणी के बिजनेसमैन और उद्यमियों को परेशान कर दिया है। वे बाजार में टिकेंगे या नहीं, ये सवाल उनके सामने है। हमने एक सवाल पूछा कि आखिरी दिन व्यापारी क्यों भरते हैं, तो इसका जवाब यूं मिला कि फिर आप बताइए कि ये लास्ट डेट रखा ही क्यों? आपका सिस्टम लास्ट डेट के हिसाब से तैयार क्यों नहीं है? क्या व्यापारी सारा काम छोड़कर रिटर्न ही भरता रहे? सारे व्यापारी खुद से जीएसटी नहीं भर सकते। टैक्स कंसल्टेंट से बात करने पर पता चला कि छोटे शहरों में स्थिति और भी खराब है। इंटरनेट चलता नहीं, स्लो चलता है। ऑफलाइन फॉर्म भरकर जब आप ऑनलाइन में माइग्रेट करते हैं, उसे ले जाते हैं, तो कई बार सिस्टम स्वीकार नहीं करता। हालत यह है कि 250 क्लाइंट है। एक वकील ने बताया कि उनके 250 क्लाइंट हैं, मगर 3-4 दिन लगने के बाद भी 50% की जीएसटी नहीं भरी जा सकी। रिफंड की समस्या व्यापारी खूब उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब जब जुलाई का रिफंड 10 नवंबर के बाद मिलेगा, तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का रिफंड तो अगले साल मार्च तक मिलेगा। इस कारण व्यापारियों के हाथ में पैसा नहीं है। हर लेवल पर पेमेंट अटका हुआ है। जिन्होंने बैंक से लोन लिए हैं वो बाद में अलग से ब्याज भी भरेंगे। हमने अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट संघ के एक पदाधिकारी से बात की, जिन्होंने हमें जो बताया उसे भी सूचीबद्ध कर रहा हूं फीडबैक के तौर पर। उन्होंने कहा कि जीएसटी के आने के बाद से ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हालत और बिगड़ गई है। जुलाई में तो धंधा घटकर 20% पर आ गया, यानी 80% कम हो गया। अगस्त में सुधरकर 50% तक पहुंचा। सितंबर में 60% 60% तक पहुंचा है, मगर अब भी 30 से 40% बिजनेस डाउन है। ट्रकों के फेरे के समय में भी खास अंतर नहीं पड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र को छोड़ ऑक्टोराय हर जगह से पहले ही हट गया था। दिल्ली मुंबई रूट पर जरूर ट्रक के पहुंचने के समय में 10 घंटे की कमी आई है। इसके कई कारण हैं। अभी भी बड़ी संख्या में व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रांसपोर्टर उनका माल नहीं उठा सकते कानूनी तौर पर, क्योंकि पकड़े जाएंगे। लेकिन नया नियम ऐसा भी है, फिर भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके माल यहां से वहां तो पहुंच ही रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा होगा? वही काला धंधा जो आजकल दिखता नहीं है। इसके लिए जोखिम उठाने वाले ट्रांसपोर्टर दुगना तिगना चार्ज भी कर रहे हैं और इसका बोझ व्यापारियों पर पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन भी कई कारण से नहीं हो पा रहा है, पोर्टल के कारण से, अन्य कारण से।
इस वक्त सरकार चेकिंग करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन वाले व्यापारी का ही माल उठाएं। मगर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनका बिजनेस भी 40 से 50% डाउन हो गया है। उनके पास से ट्रांसपोर्टर को ऑर्डर नहीं मिल रहा है, इसलिए गोदामों में ट्रक बड़ी संख्या में खाली खड़े हैं, जो किसी बिजनेस या अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिजनेस डाउन होने पर ट्रकों पर और असर पड़ा है। जैसे दिल्ली से जो ट्रक माल लेकर दक्षिण भारत की तरफ गया है वो जाकर वहां अटक गए हैं, क्योंकि वहां की फैक्ट्रियों में उत्पादन डाउन है, ट्रकों को वापसी के लिए माल नहीं मिल रहे, लिहाजा वे हफ्ते भर से दक्षिण के शहरों में अटके पड़े हैं। ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि कम से कम 1000 या 2000 ट्रक दिल्ली के वहां अटके होंगे। दिवाली के सीजन में ऐसा कभी नहीं होता था। ये सिर्फ ट्रक की बात है, अगर आप इसमें ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली ट्रेलर, छोटे ट्रक, टेम्पो को शामिल कर लें तो तस्वीर कुछ और नजर आएगी। काम धंधा कितना खत्म हुआ होगा सोचिए। हमने ये सभी बातचीत फोन के आधार पर लिखी है, फोन पर जो बातचीत हुई जिससे पता चले कि जमीन पर क्या हो रहा है। तारीफ करने वाले तो कर ही रहे हैं विज्ञापन लगाकर, चारों तरफ लगाकर, लेकिन ये मैं जुटा रहा हूं। किसी भी व्यापारी ने नहीं कहा कि वे टैक्स नहीं देना चाहते, सब देना चाहते हैं, मगर प्रक्रिया और करों की दर से काफी परेशान है। मैंने राजस्थान के कुछ व्यापार संघों के प्रतिनिधियों से फोन पर बात की। राजस्थान में मार्बल, हैंडीक्राफ्ट और गोल्ड ज्वेलरी का कारोबार बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां पहले दोनों पर मार्बल और हैंडीक्राफ्ट पर 28% जीएसटी लग गई है और गोल्ड ज्वेलरी पर 3%। इसका अपना एक नुकसान है जो भी है। स्टील संघ के सीताराम अग्रवाल साहब ने कहा कि हमारा बिजनेस 40% डाउन हो गया है। टीएमटी, सरिया, एंगल, पैनल ये सब बेचते थे, इनकी बिक्री ठप हो गई है लगभग। फैक्ट्रियों में जहां 3 शिफ्ट चल रही थी वहां 2 शिफ्ट चल रही है, 1 शिफ्ट का काम बंद है। ओवर टाइम करने वाले की कमाई कम हो गई है, क्योंकि ओवर टाइम बंद है या कम है, इससे मजदूरों की कमाई पर असर पड़ा है। हर सेक्टर में दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित यही है। वैसे भी बैंकों के एनपीए में 39% हिस्सा स्टील सेक्टर का ही है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की खपत में 6.5% की कमी आ गई है। दिल्ली में हमने प्राइम टाइम में बताया था 10% की कमी आई है। हम सरकार को पॉजिटिव सुझाव देते हैं, अग्रवाल साहब ने कहा, मगर कोई एक्शन नहीं होता। स्थानीय स्तर पर समस्याओं का निदान तो बंद ही हो गया है। इसी तरह हमने जयपुर के पत्थरों को तराश कर फैंसी आइटम बनाने वाले कारोबारी से बात की। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा कि उनके बिजनेस में 80% की गिरावट है। 28% जीएसटी के कारण चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों ने शौकिया खरीद बंद कर दी है। पहले महीने का बिजनेस यानी जुलाई में तो जुलाई से पहले 50 से 60 लाख का होता था, जो अब घटकर 10 से 15 लाख पर आ गया है। उनका एक पक्ष है, इसका असर रोजगार पर पड़ा है उनके धंधे में। उन्होंने बताया कि हमारी फैक्ट्री में जो महंगे और स्थायी अकाउंटेंट थे उनको हटा दिया। ऐसे कई लोगों की छटनी की गई जिनकी सैलरी ज्यादा थी और उनकी जगह पार्ट टाइम लोगों को लाया गया। 3-3 कॉन्ट्रैक्टर उनकी फैक्ट्री में काम करते थे और हर एक के पास 10 से 15 मजदूर होते थे। पहले महीने में ही 2 कॉन्ट्रैक्टर यानी 30 मजदूरों के साथ गांव भेज दिया। अब बुलाया है, मगर अब किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास 2 से 3 मजदूरों से ज्यादा का काम नहीं दे पा रहा हूं। यानी हर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास 10 से 12 मजदूरों के काम छिन गए हैं। हम जीएसटी की समस्या को पोर्टल तक ही सीमित ना रखें। इसके कारण व्यापार जो मंदा पड़ा है और दिहाड़ी पर कमाने वालों के हाथ से जो काम छिना है उसका कोई हिसाब नहीं। एक प्रणाली और 3 टैक्स वाली जीएसटी के आगमन का स्वागत 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि की तरह किया गया। जीएसटी के कारण जिनके पेट पर चोट पड़ी है, क्या उन्हें भी बुलाकर संसद में सम्मानित किया जाएगा? पिछली बार प्राइम टाइम में जब हम बैंक हड़ताल पर बात कर रहे थे तो एक आवाज सुनाई दी कि बैंकिंग सेक्टर में नौकरियां कम हो गई। बस हम जानने के लिए पड़ गए पीछे। आमतौर पर इस साल तक बैंक भर्तियों के लिए आईबीपीएस को बता देती है कि इतनी नौकरियों की भर्ती कर दीजिए अगले साल तक। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का नाम है। यह संस्था जो है इसकी भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करती है। आईबीपीएस की वेबसाइट से जो डेटा मिला है उसे देखते हैं। 2015 में 24,604 क्लर्कों की भर्ती का विज्ञापन निकला। 2016 में घटकर 19,243 क्लर्कों की भर्ती के विज्ञापन पर आ गया। एक साल में क्लर्कों की भर्ती में 5,361 की कमी आई। 2017 में 7,883 क्लर्कों की भर्ती की वैकेंसी ही आई। 2016 से 17 के बीच 11,360 पद कम हो गए। 2015 से तुलना करेंगे तो 16,000 वैकेंसी कम हो गई। नौजवान आज बेरोजगारी के रेगिस्तान में खड़ा है और हमारे नेता कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। इससे साफ और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अब आते हैं प्रोबेशन ऑफिसर यानी पीओ की संख्या पर। यहां भी कहानी सैड है।
2015 में 12,434 पोस्ट पीओ का निकला। 2016 में घट के 3,612 कम हो गया और 8,822 का ही वैकेंसी निकला। 2017 में 3,562 पीओ की ही वैकेंसी निकली। कितनी कम हो गई? यानी 2015 की तुलना में 2017 में करीब 9,000 वैकेंसी कम हो गई। आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर एक रिपोर्ट छपी है। आंचल मैगजीन और अनिल शशि की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय जिला स्तर पर मांग और आपूर्ति की समीक्षा कर रहा है। डेटा जो जमा हुआ है जुलाई 2017 के पहले हफ्ते तक का, उस डेटा को देखने के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है भयावह है। उसी से पता चलता है कि क्यों मीडिया रोजगार की बात नहीं करता, क्यों हिंदू मुस्लिम टॉपिक की बात इतना ज्यादा होने लगी है। एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में लिखा है कि अभी तक कौशल विकास योजना यानी 31 जुलाई तक, जुलाई के पहले हफ्ते तक कौशल विकास योजना के तहत 30,67,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई या दी जा रही। इनमें से मात्र 2,90,000 को ही काम मिला है। 12,000 करोड़ की इस योजना के तहत 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। अब यह चिंतन हो रहा है कि कहीं ट्रेनिंग की क्वालिटी तो औसत नहीं, पर क्या क्वालिटी इतनी औसत थी कि 30 लाख में से 3 लाख को भी रोजगार नहीं मिला या उसके लायक नहीं है? तो फिर इस योजना के तहत ठीक क्या था विज्ञापन के अलावा? क्या यह आंकड़ा डराने वाला नहीं है? क्या अब भी आप नौजवानों के भविष्य की चिंता छोड़कर टीवी पर हिंदू मुस्लिम टॉपिक पर बहस देखना चाहेंगे? करना क्या है आपको? नौजवानों को दंगाई बनाना है या नागरिक बनाना है? हमारे देश में रोजगार को लेकर कोई विश्वसनीय और पारदर्शी डेटा सिस्टम नहीं है। इतनी चीजों के फर्जी ऐप बनते रहते हैं। एक ऐप इसी का बन जाता जिससे यही पता चलता कि इस महीने सेंटर में के किस विभाग ने कितनी वैकेंसी निकाली है और राज्य सरकारों के किस विभाग ने कितनी नौकरियां निकाली, तो युवाओं को पता होता कि इतनी नौकरियां या संभावनाएं उनके लिए खुल रही हैं। मगर सरकारें नहीं बताएंगी क्योंकि आप हकीकत